नमस्कार दोस्तों, डीडी रेड के एक और रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो थोड़ा मेरा आज गला ख़राब है, गले में कुछ इन्फेक्शन जैसा हो गया है, तो शायद मौसम का असर है और ठंडा गर्म पानी पीने का असर है। तो बीच बीच में अगर मेरी आवाज़ चली जाए तो प्लीज़ मुझे माफ़ कीजिएगा। तो आज मैं वीडियो लेकर आया हूँ मेजर गौरव आर्या की, द चाणक्य डायलॉग्स की। ये जो है, जो हमारे 5 जवान जो हैं वो वीर गति को प्राप्त हुए हैं, उसके ऊपर मेजर साहब का ये वीडियो है। तो इसका टाइटल है 5 इंडियन सोल्जर्स मार्टर्ड इन JNK, टाइम टू टेक काइनेटिक एक्शन। तो चलिए देखते हैं कि मेजर साहब जो हैं वो क्या बता रहे हैं और किस तरह का एक्शन हो सकता है। तो ये पहला वीडियो है मेरा मेजर साहब पर, तो यकीन करता हूं कि आप लोगों को शायद बेहतर लगे। दोस्तों, आज की पहली खबर है जो कल पुंछ पे अटैक हुआ था। ये जरूरी है इस चीज को कवर करना, और मैं चाहता हूं कि विस्तार से आपको समझाऊं इस पूरे टेररिज्म के मामले में। देखिए, ऐसा है कि काफी टाइम से कश्मीर में, कश्मीर घाटी में, हम लोग जम्मू और कश्मीर की बात करते हैं। मैं आपको ज्योग्राफिकल डिफरेंस समझाता हूं। उनमें फर्क बहुत है, कई चीजों में फर्क है। जबान में फर्क है, खानों में फर्क है, कल्चर में फर्क है, नाक नक्श में फर्क है, जिस प्रकार के गाने होते हैं वहां पे, जो सॉन्ग्स होते हैं उसमें फर्क है, वेशभूषा में फर्क है, वहां पे जो शादी की रस्में हैं उसमें फर्क है। बहुत कुछ फर्क है जम्मू और कश्मीर में। एक ही यूनियन टेरिटरी का हिस्सा है, और एक जमाने में जम्मू कश्मीर लद्दाख, तो आप जानते हैं कि JNK स्टेट हुआ करता था, अब तो यूनियन टेरिटरी है। 2-3 चीजें हैं जो हमें समझनी पड़ेंगी। ये जो अटैक है अभी जो हुआ है, ये क्योंकि बिंबर गली एक जगह, जिसको फौजी बिंबर गली नहीं बोलते, जनरली फौजी बोलेंगे BG, KG, कृष्ण घाटी, KG, बिंबर गली, BG, पुंछ, ये रास्ता है। और मैं इस रास्ते के बारे में, पूरे एरिया के बारे में इसलिए जानता हूं क्योंकि मैं यहां पे पोस्टेड रह चुका हूं। मेरी पोस्टिंग लाइन ऑफ कंट्रोल पे थी, मेरी पलटन 17 कुमाऊं पुंछ में थी। तो यही एरिया हमारा था। जम्मू पे उतरते थे, जम्मू ट्रांजिट कैंप से हमारी कॉन्वॉय चलती थी, खटर पटर। यहाँ पे सुंदरबनी एक जगह, सुंदरबनी में रुकते थे हम लोग, लंच करते थे, फिर आगे जाते थे। एक रात हम रजौरी में रुकते थे, फिर अगले दिन पुंछ जाते। तो ये सब मैं पुरानी बातें बता रहा हूं आपको, लेट 90s की बातें बता रहा हूं। आज का क्या प्रोग्राम है आई डोंट नो, बट जमीन तो वही है, सड़कें वही हैं, जंगल वही हैं, पत्थर वही हैं, नदी नाले वही हैं, पहाड़ वही हैं। तो अब मैं आपको बताता हूं केस हुआ क्या है। राष्ट्रीय राइफल्स की एक बटालियन है, उसकी गाड़ी जा रही थी, उसके ऊपर आतंकवादियों ने अटैक कर दिया। आतंकवादियों ने अटैक करा है और उस गाड़ी में आग लगी है। ऐसा अनुमान है कि ग्रेनेड फेंके गए होंगे, ठीक है, जिसकी वजह से आग लगी। क्योंकि सिर्फ गनफायर से आग नहीं लगती, जब तक कि पेट्रोल या कोई ऐसी चीज, और बड़ी गाड़ी थी, जाहिर सी बात है, डीजल की गाड़ी थी, इसलिए हम मान के चलते हैं कि इतनी आसानी से वो आग नहीं पकड़ेगी। डीजल इतनी आसानी से आग नहीं पकड़ता। पेट्रोल तो आपको लगाना पड़ता है, वो माचिस की थोड़ा सा दूर से ही पेट्रोल आग पकड़ लेता है, जो फ्रिक्शन होता है, लेकिन डीजल ऐसा नहीं है। एनीवे, तो ये तो थोड़ी सी स्पेसिफिक्स थी। ये जो पूरा एरिया है, ये घुमावदार एरिया है, और आप देखेंगे एक तरफ पहाड़ है और उधर जंगल है, काफी घने जंगल है। जब आप ऊपर जाएंगे, जंगल ही जंगल, आपको मीलों दर मीलों, 100 किलोमीटर तक आपको दिखेगा कि काफी डेंस फोलिएज है। और पुंछ रजौरी की एक खासियत है, कुछ ऐसे एरियाज हैं जहां पे अगर आप यहां पे बैठे हैं, फौजी टुकड़ी अगर यहां पे बैठी है, 15 लोग बैठे हैं, 10 मीटर दूर अगर आतंकवादी हैं, आपको दिखेगा नहीं अगर आतंकवादी आवाज नहीं करता, हरकत नहीं करता। इट्स इम्पॉसिबल, आप पता ही नहीं लगा सकते। वो एरिया ऐसा है। और जो वहां पे नहीं गया, जो वहां पे नहीं रहा है, उसको समझाना बड़ा मुश्किल है। वो यही बोलेगा, साहब ऐसा कैसे हो सकता है कि बगल में, आप कभी जाइएगा आपको पता लगेगा, आपको यू विल फिगर आउट दैट देयर इज नो वे टू नो। अच्छा, वहां पे हुई ये अटैक और 5 हमारे साथी वीरगति को प्राप्त हो गए। अब इसमें 2-3 बातें मैं कहना चाहता हूं आपको। जैसा मैंने बोला था ना, विस्तार में समझाऊंगा। मैंने आपको ज्योग्राफी, फोलियज और किस तरीके का क्लाइमेट है, किस तरीके की टेरेन है, मैंने आपको मोटा मोटी समझा दिया। दोस्तों, ऐसा है कि जो टेररिज्म है ना, वो एरिया शिफ्ट करती है। आपने पुलवामा का अटैक आपने सुना ही है, राइट? आपने ये सुना कि पुलवामा में अटैक हो गया, कश्मीर में ये हो गया, कश्मीर में वो। आप जनरली न्यूज ऐसी सुनते हैं। आपने बहुत कम सुना होगा कि जम्मू साइड में हो गया। जम्मू में भी होता है, लेकिन सुनाई कम देता है जम्मू का, क्योंकि जम्मू में एक्चुअली जम्मू में अटैक्स कम हुए हैं पिछले आई थिंक 8-10 सालों में बनस्पत कश्मीर। तो इसलिए आपने मीडिया में कश्मीर ज्यादा सुना है। आपने स्टोन पेल्टिंग सुनी है, जो कि जम्मू में मुझे नहीं लगता कभी हुई होगी, तो हुई होगी कभी वंस इन अ व्हाइल, बट जम्मू में यह सब कम होता है, बहुत ना के बराबर होता है। जब मैं वहां पे था तो सबसे जो हॉट एरियाज थे, व्हेन आई से हॉट, मेरा टेम्परेचर से मतलब नहीं है,
मेरा टेररिज्म से मतलब है। टेररिज्म के हिसाब से जो सबसे हॉट एरिया थे वो कश्मीर नहीं था, वो साउथ कश्मीर नहीं था, वो पुलवामा और अनंतनाग और त्राल की बात कर लो या और ये सब एरियाज या इवन श्रीनगर, ये हॉट थे नहीं इतने। हमारे टाइम पे जब मैं था वहां पे सबसे हॉट एरिया थे सूरनकोट, डोडा, किश्तवाड़। ठीक है, ये 3 एरिया थे जो बड़े हॉट थे। एक और चीज मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आप जम्मू कश्मीर का नक्शा देखेंगे ना, आपको यह पता लगेगा कि पीओके, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, वो एक्चुअली होना चाहिए पीओजे, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जम्मू, क्योंकि कश्मीर का एरिया कम है, जम्मू का एरिया बहुत ज्यादा है, उसमें जम्मू का एरिया बहुत ज्यादा है। इसीलिए आप देखेंगे उस तरफ के जो पाकिस्तानी जो अपने आप को कश्मीरी कहते हैं, पीओजे एक ही स्टेट है, बट ना दोनों की भाषाएं, जैसे मैंने बोला था ना, कश्मीरी भाषा बहुत अलग है, जम्मू वालों की भाषा बहुत अलग है, उनके खाने बहुत अलग हैं, राइट। तो आप जनरली देखेंगे पाकिस्तान की तरफ जो ज्यादातर जो बोलेंगे ना, हम लोग आजाद कश्मीर के हैं, वो कश्मीरी नहीं बोलते, कुछ लोग जो गिलगित बाल्टिस्तान के हैं वो बाल्टी बोल लेंगे, राइट, कुछ अपनी डोगरी बोल लेंगे, कुछ अपनी पहाड़ी बोल लेंगे, इस तरीके की जबानें बोलेंगे जो कि पंजाबी से मिलती जुलती हैं। अगर आप पंजाबी जानते हैं तो आप 70% डोगरी समझ सकते हैं। कुछ डोगरी के फ्रेजेस हैं, बोलने का तरीका है, जो जम्मू वालों का थोड़ा सा अलग होता है, लेकिन अगर आप पंजाबी समझते हैं तो थोड़ी बहुत डोगरी समझ लेंगे, डोगरी समझते हैं तो पंजाबी समझ लेंगे, राइट। लेकिन कश्मीरी जबान बिल्कुल अलग है। तो यहां से जब इन्फिल्ट्रेट करा टेररिस्ट ने, या पहले से साइड से कहीं से इन्फिल्ट्रेट करा और यहां पे आके बैठे, या लोकल टेररिस्ट हैं, इन्होंने जब कॉन्वॉय पे अटैक करा तो हिट एंड रन करा और यहां से गायब हो गए। अच्छा, यह भी चीज है कि पिछले कुछ महीनों में जम्मू एरिया में, जिसको हम 16 कोर का एरिया बोलते हैं दोस्तों, वहां पे अटैक्स हुए हैं। यह बात भी सच है, राइट। तो जैसा मैंने बोला कि टेररिज्म ना लोकेशन शिफ्ट करती है, रीजन शिफ्ट करती है। कभी नॉर्थ कश्मीर बड़ा, हंडवाड़ा, कुपवाड़ा बहुत हॉट हुआ करता था, साउथ कश्मीर हो गया, फिर ठीक है, साउथ कश्मीर में आपका पुलवामा, अनंतनाग, ये सब पूरा एरिया ये हॉट हो गया, वहां से हटके यहां पे आ गया, फिर यहां से हटके जम्मू चला गया। ठीक है, अब हम सुन रहे हैं साहब वो फ्रॉम बीजी टू पुंछ, बिम्बर गली टू पुंछ, वहां पे अटैक हो गया, जबकि वहां पे अब इससे क्या होगा मैं आपको बताता हूं। इसके 2-3 रिपरकशंस होंगे। एक, ये हमें देखना है कि जो रोड ओपनिंग पार्टी है, आरओपी ड्यूटी लगी थी नहीं लगी थी, कैसे लगी थी, लगी होगी, पक्का लगी होगी, मुझे इसके बारे में अभी नॉलेज नहीं है, लेकिन एज अ फौजी जो मैं सोच रहा हूं, आरओपी की क्या ड्रिल्स थी, किस प्रकार से अटैक हुआ कॉन्वॉय पे, राइट, पहली चीज। दूसरी चीज, वहां पे जो लोग ये कहते हैं ना कि राष्ट्रीय राइफल्स को हटाओ, एक बड़ी मुहिम चल रही है कि आरआर को हटाओ, वैली से आरआर को हटाओ। देखो ऐसा है कि ठीक है, हटाना है, बिल्कुल हटाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन कोई दूसरी फोर्स, चाहे पुलिस हो चाहे पैरामिलिट्री फोर्स हो, उस लेवल के एंटी टेरर ऑपरेशंस नहीं कर पाती जिस लेवल का राष्ट्रीय राइफल्स कर पाती है। और उसका कारण है, द राष्ट्रीय राइफल्स हैव बीन एट इट सिंस द 90s। वो तो 25 साल से लगे हुए हैं ना, 25-28 साल से राष्ट्रीय राइफल्स वाले वो लगे हुए हैं। और राष्ट्रीय राइफल्स में मैं आपको एक चीज बड़ी इंटरेस्टिंग बताता हूं कि वो क्यों इतने इफेक्टिव हैं। ये सब जानने की जरूरत है, अटैक क्यों हुआ था। आप सोचेंगे मेजर साहब आप दाएं बाएं क्यों स्टोरी ले जा रहे हैं, मुद्दे पे आइए, मैं मुद्दे की बात कर रहा हूं भाई। राष्ट्रीय राइफल्स इसलिए इफेक्टिव है, बहुत ज्यादा इफेक्टिव है राष्ट्रीय राइफल्स, क्योंकि इनका 1/3 रोटेशन में रहता है, राइट, इनकी बटालियन शिफ्ट नहीं करती, ऑलराइट। अगर 26 आरआर, मैं एक उदाहरण दे रहा हूं आपको, 26 राष्ट्रीय राइफल्स एक जगह जंगलवार, ठीक है, डोडा, ये बटोट, अगर आप में से कोई जम्मू के बारे में जानता होगा, अगर उससे आगे जाएंगे तो आपको जंगलवार मिल जाएगा, ठीक। तो ये डेल्टा फोर्स का एरिया पूरा, तो वहां पे अगर आप जाएंगे तो आपको पता लगेगा 26 आरआर है। अब 26 आरआर वहां पे कई दशकों से है, 26 आरआर वहीं पड़ी है, मैन पावर रोटेट होता रहता है 26 आरआर का। 26 आरआर एक एग्जांपल दे रहा हूं, सारी आरआर की बटालियंस वही है, इनका मैन पावर रोटेट होता रहता है। तो एट अ टाइम किसी ना किसी को तो यह पता ही रहता है कि कौन टेररिस्ट कहां पे है, क्या है, कौन सी तंजीम कहां पे इफेक्टिव है, क्या हो रहा है यहां पे। लेकिन यह भी सच है कि काफी टाइम से जम्मू शांत था, अभी दोबारा जम्मू को एक्टिव करा जा रहा है। तो अब इसके क्या रिपरकशंस होंगे। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी एनआईए, जैसे कि हर टेरर अटैक जब होता है उसके पहले एनआईए इन्वॉल्व होती है, एनआईए इसमें इन्वॉल्व है, और अब एनआईए का इन्वॉल्वमेंट हो चुका है, एनआईए वाले साइट पे पहुंच चुके हैं, वो अपना इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। मैं एक चीज बताना चाहता हूं यार,
लोग ये कहते हैं ना, यार मेजर साहब आप तो वॉर मॉन्गर हैं और आप ये हैं और आप जंग की बात करते हैं, अमन की बात नहीं करते। मुझे कई लोग कहते हैं और हिंदुस्तानी कहते हैं, दे आर वेल मीनिंग पीपल, वो कहते अपने दिल से, दे डोंट मीन एनीथिंग रॉन्ग। जो अमन की बात करे, जो शांति की बात करे, वो गलत आदमी नहीं है, वो अच्छा है। और मैं तो कह रहा हूं जो अमन की बात कर रहा है, जो शांति की बात कर रहा है, मुझसे तो अच्छा ही है वो मेजर गौरव आर्या से बेहतर ही इंसान होगा जो अमन की शांति की बात कर रहा है। लेकिन मैं उनसे ये बात कहना चाहता हूं कि यार जो अमन और शांति की बात करता है पाकिस्तान के साथ, यू कैन डू इट, यू कैन अफोर्ड टू डू इट। आपके भाइयों के नाम नेशनल वॉर मेमोरियल में नहीं लिखे हुए हैं, आपके साथियों के नाम नेशनल वॉर मेमोरियल में नहीं लिखे हुए हैं, तो एक कमरे में बैठ के अमन की बात करना अच्छा है, मैं मना नहीं कर रहा। मैं पहले ही कह चुका हूं, आप मुझसे बेहतर इंसान हैं। देखिए, जो मेजर साहब बात कर रहे हैं ना, वही बात मैं भी कहता हूँ कि हमें अमन शांति की बात क्यों करनी है, हमें क्यों भाईचारा बढ़ाना है, क्यों दोस्ती बढ़ानी है। हमें नहीं करना आना जाना, हमें नहीं करना ट्रेड। आप अपना देखो यार, हमें हमारा देखने दो। क्यों मिलना जुलना है भाई, जब हम जानते हैं कि हम एक दूसरे के दुश्मन हैं, जब हम जानते हैं कि हम एक दूसरे से 4 लड़ाइयाँ लड़ चुके हैं। कश्मीर में प्रॉक्सी लड़ाई दशकों से लड़ी जा रही है पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड टेररिज्म से, तो हमें क्यों करना है। और ये बात बिल्कुल सही है कि शांति की बात, अमन की बात वही करता है जिसके भाइयों के नाम वॉर मेमोरियल पर नहीं है। बिल्कुल 100% अग्री मैं इस बात से। आज मैं देख रहा था उस बेचारी बहन को जो अपने 5 जवान वीरगति को प्राप्त हुए हैं, उनमें से एक पंजाब के हैं और 4 अब हमारे सिख भाई हैं, वो उसमें वीरगति को प्राप्त हुए हैं। वो तस्वीरें देखकर हिल गया मैं। अब उससे जाकर कोई कहे उस बहन से कि यार पाकिस्तान से अमन शांति और इसकी बात करते हैं, उसका जवाब क्या होगा? जवाब होगा थप्पड़ सीधे, क्योंकि उसने अपना भाई खोया है। तो इस बात को समझिए, अगर मेजर गौरव आर्या कहते हैं या मैं कहता हूं कि हमें पाकिस्तान से कोई दोस्ती नहीं करनी है, कोई अमन की आशा नहीं करनी है, तो इसके पीछे वजह है। यूं ही नहीं कहते हैं कि कोई ट्रेड नहीं करना, कोई आना जाना नहीं करना, कोई मिलना जुलना नहीं करना, यूं ही नहीं कहते। समझिए इस बात को। लेकिन मेरे दिल में अभी इतना बड़प्पन नहीं आया कि जिन्होंने मेरे साथियों का खून बहाया मैं उनको माफ कर दूं। अभी मैं इतना बड़ा इंसान नहीं बना, मैं अभी महात्मा नहीं बना, मैं इंसान ही हूं और मैं इंसान ही रहना चाहता हूं। सोल्यूशन सिर्फ एक है। देखिए, ये अटैक्स क्यों हो रहे हैं? क्योंकि जेएनके में G20 का समिट हो रहा है। हर एक चीज के पीछे कारण होता है, ठीक है। वैली में ये नहीं कर पाए। जिस दिन इनको मौका मिलेगा, ये कश्मीर घाटी, दे विल गो नॉर्थ ऑफ पीर पंजाल एंड दे विल अटैक देयर। पाकिस्तान दुनिया को यह बताना चाहता है कि आप G20 समिट हो रहा है जेएनके में, आप वहां पे मत आइए, ये जगह सेफ नहीं है, यहां पे आतंकवादी गतिविधियां होती हैं, हो रही हैं। ये बता रहा है पाकिस्तान दुनिया को और ये पाकिस्तान करवा रहा है। और मैं आपको ये बात साफ तौर पे बताता हूं आज, साफ तौर पे। लेट मी बी वेरी वेरी कैटेगोरिकल, राइट। मैं ज्यादा डिटेल में बात नहीं करूंगा आज, लेकिन सिर्फ एक बात बता रहा हूं कि अगर प्रॉब्लम रावलपिंडी में है ना, तो हम उसको जेएनके में क्यों सॉल्व कर रहे हैं, मुझे आज तक ये समझ में नहीं आया। वी आर सॉल्विंग द रॉन्ग प्रॉब्लम एट द रॉन्ग प्लेस। ये प्रॉब्लम है ही नहीं जो हम समझ रहे हैं, प्रॉब्लम कहीं और से। आपको मैं ये कई बार एग्जाम्पल दे चुका हूं, मैं आपको आज फिर एग्जाम्पल यही बात देता हूं, मैं रिपीट करता हूं बार बार, क्योंकि मेरे मन में एक उम्मीद है कि लोग समझ जाएंगे मेरी बात, है ना। मैं एक कमरे में बैठा हूं, अगर बगल वाले कमरे में एक नल है और उस नल से पानी बह रहा है और मेरे कमरे में लगातार पानी आ रहा है, तो मैं वाइपर से, पोछे से उसको साफ करूंगा, वाइपर से साफ करूंगा उसको, लेकिन पानी फिर भी आता रहेगा। सोल्यूशन क्या है इसका? सोल्यूशन यह है कि मैं दूसरे कमरे में जाके उस नल को बंद कर दूं। सोल्यूशन तो यही है दोस्तों, वरना मैं वाइपर से 30 साल वाइप करता रहूं, नल का पानी तो बहता रहेगा। वो नल है आईएसआई, वो जो पानी बह रहा है वो आतंकवादी है, और वो जो कमरा है ना, ये हिंदुस्तान है। अब आपको ये समझना है कि ये परेशानी, ये समस्या का समाधान कैसे होगा। मैं इससे ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा। वो जो परिवार है उनकी पलटन है, मैं उनको नमन करता हूं और प्रभु से प्रार्थना करता हूं कि उनके
आत्मा को शांति दें। इसके रिपरकशंस होंगे। ये जो अटैक हुआ है ना, इसके रिपरकशंस होंगे, आप देखिएगा, इसके रिपरकशंस होंगे और इसके रिपरकशंस होने चाहिए। वो तो हम तो यार सिर्फ अपने दिल की बात आपके सामने कह सकते हैं, अपने सिर्फ दिल की बात आपके सामने कह सकते हैं, और बुरा भी लगता है यार बहुत। आई फील वेरी बैड, आई फील वेरी हर्ट, आई फील टेरिबली हर्ट। लेकिन अगर मेरे हाथ में अगर अथॉरिटी होती ना, मेरे हाथ में अगर अथॉरिटी होती दोस्तों, महादेव की सौगंध में इनके नाक से ना लकीरें खिंचवा देता। मैं बता रहा हूं, मैं इनके नाक से लकीरें खिंचवा देता जमीन पे। मैं तो जानता हूं उनको टाइट कैसे करना है। ठीक है, ऊपर वाले जो बैठे हैं उन्होंने कुछ सोचा होगा, वो करेंगे जो उनको करना है, हम उनके साथ हैं इस वक्त। लेकिन 5 जवान नहीं गए इस दुनिया से, ठीक है, 5 परिवार बिखर गए हैं। इस चीज को कभी मत भूलना आप। सिर्फ एक फौजी इस दुनिया से नहीं जाता, उसका पूरा परिवार खत्म हो जाता है। आज आपके और मेरी स्वतंत्रता के लिए, फॉर आवर फ्रीडम, 5 फैमिलीज हैव पेड दैट प्राइस। नेवर फॉरगेट। उन सबको जय हिंद। दोस्तों ये वो बात थी जो मेजर साहब ने कही, और बिल्कुल मुझे लगता है कि सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक अब इनसे काम बनने वाला नहीं है। एक बार फाइनल स्ट्राइक करनी है। अब आप लोग भी मुझे कहेंगे कि जी वॉर मॉन्गरिंग करता है, पाकिस्तान वाले तो कहते ही हैं, लेकिन देखिए जब तक आप समस्या का समूल नाश नहीं करेंगे ना, समस्या आपको चोट पहुंचाती रहेगी, आपको जख्म देती रहेगी। तो एक बार और आखिरी बार ये काम करना पड़ेगा, जो काम इंडिया ने अपने इतिहास में कभी नहीं किया, नोन हिस्ट्री में, या कह लें आज़ादी के बाद से, वो काम इंडिया को करना पड़ेगा। क्योंकि अगर हमने पाकिस्तान को सबक नहीं सिखाया, बहुत से लोग नाराज होंगे मेरी इस बात से, लेकिन पाकिस्तान को सबक अगर नहीं सिखाया तो आप यूं ही अपने फौजियों के परिवारों को बर्बाद करते रहेंगे। आपके अमन की आशा और आपके उसकी कीमत उनको चुकानी पड़ेगी, उनकी फैमिलीज को चुकानी पड़ेगी, और ऐसा होना नहीं चाहिए। ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और मुझे लगता है कि अभी हाल ही में एक हामिद मीर और नसीम जहरा हैं, उनके क्लिप वायरल हुई है जो बातचीत कर रहे थे वो। तो जनरल बाजवा उनके पास आकर कह रहे हैं कि जी लड़ने की काबिलियत ही नहीं हमारे पास, लड़ने के 30 मिनट हम नहीं लड़ सकते इंडियन फौज से। सोचिए, पाकिस्तान की मीडिया के 2 बड़े नाम ये बात कह रहे हैं कि जी टैंकों में तेल भराने के पैसे नहीं हैं, तेल भी नहीं है हमारे पास। तो उसके बाद फॉरेन ऑफिस जो है उसमें बाजवा साहब आ गए अपना पूरा लॉ लश्कर लेके, उनको लेक्चर दिया कि ये वही लेक्चर था जो उन्होंने एक दफा आपके और मेरे सामने भी दिया था। याद है ना क्या लेक्चर था? टैंक चलने के काबिल नहीं है, तो आप कह रहे हैं की मूवमेंट के लिए मेरे पास डीजल नहीं है। बेशक, ठीक है जी, इस तरह की बातें की थी ना। नॉर्मली ऐसा आर्मी चीफ के कोर्ट मार्शल होना चाहिए। और मुझे अब कहना पड़ेगा, मैं अंदर कमरे में कहती रही हूँ, बट मुझे कहना पड़ेगा कि इस तरह नहीं होता। 20-25 सहाफियों को सामने बिठा के आप उनको कह रहे हैं कि पाकिस्तान आर्मी लड़ने के काबिल। इसका मतलब आप दुनिया को बता रहे हैं 25 सहाफी, फिर 25 सहाफियों के पास तो बात नहीं रहती। जहां पे वो कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस होती है, वहां बैठ के आर्मी चीफ हमें एक कहानी सुना रहा है कि जी फौज इंडिया से लड़ने के काबिल नहीं, लिहाजा हम सुलह कर लें। हमने कहा था आपने अजित डोभाल के साथ इनको क्यों भेजा था जंग। तो मुझे लगता है कि एक बार फाइनली दुनिया में जो होगा देखा जाएगा। सैंक्शन लगेंगे, लगने दो। अरे इतने सैंक्शन लगे यार, क्या हो गया? थोड़ी सी स्पीड स्लो ही हो गई ना हमारी। लेकिन एक बार पाकिस्तान को तो सबक सिखाना पड़ेगा, और ढंग से सिखाना पड़ेगा। और ये जो बड़ा कहता है ना 1-10 पे भारी, और देख लेंगे हम, ये कर देंगे, न्यूक्लियर पावर और ये और वो, उसके लिए भी हम तैयार रहना चाहिए। जो होगा आखिरी बार हो ही जाए। अब आप मुझे वॉर मॉन्गर कहो, आप मुझे शांति के खिलाफ कहो, जो भी कहो, आपको जो मन करे कह लीजिए, लेकिन एक बार तो ढंग से सबक सिखाना पड़ेगा। कान उमेटने ही पड़ेंगे, वरना ये सीधा नहीं होगा। यकीन मानिए, कमर ही तोड़ दो। देखते हैं किस तरह का रिटायरिएशन होता है, किस तरह की बातें की जाती है। और जाहिर सी बात है G20 पच नहीं रहा। पहले उसने डिप्लोमेटिक लेवल पर सबको कन्विंस करने की कोशिश की कि भाई
G20 में मत जाइए, डिस्प्यूटेड एरिया है और ये है और वो है। इंडिया ने अपना पैसा लगाया है, इंडिया ने वहाँ पे डेवलपमेंट कर रहा है, उसको ये चीज़ दिख नहीं रही है कि पाकिस्तान इसके खिलाफ जाएगा, और जा ही रहा है, हर मंच का इस्तेमाल कर रहा है वो। तो जब वहाँ पर बात नहीं बनी तो अब इसने डराने वाला काम किया कि जी सेफ नहीं है वहाँ पर जाना। जो G20 के डेलीगेट्स आएंगे वो देखेंगे कि यार धमाका हो गया, अब जब आर्मी वाले ही सेफ नहीं है तो फिर हम क्या होंगे, और ये प्रॉब्लम हो रही है तो प्रॉब्लम है। अब देखिए कि क्या होता है, कहीं ऐसा ना हो जाए कि दबाव में आके और चीज़ों को करके कहीं कैंसिल करना पड़े जम्मू कश्मीर का। लेकिन पता नहीं अब जो भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया करेगी। लेकिन यकीन मानिए कि सबक सिखाने का वक्त धीरे धीरे करीब आता जा रहा है, एंड यू विल सी। जल्दी मिलता हूँ एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद।